ये स्क्रीन तो अपीयर हो रही है ना? यस सर, हो रही है। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि ये बैंक रिकन्सिलिएशन या रिकन्सिलिएशन का मतलब बेसिकली है क्या? जब दो चीज़ों में डिस्पैरिटी आई हुई हो, डिफरेंस आया हुआ हो, इख्तलाफ आया हुआ हो, तो जो भी वो एस्पेक्ट्स, वो एलिमेंट्स, वो वजूहात जिनकी बिना पे किसी भी दो चीज़ों में इख्तलाफ आया हुआ हो, जैसे मेरा और बहुत आप लोगों का शदीद इख्तलाफ इस बात पे आया हुआ है कि आप क्लास नहीं लेते, शदीद इख्तलाफ आया हुआ, फड्डा हुआ है हमारा इस बात के ऊपर कि आप लोग क्लास नहीं लेते, तो फड्डे को मुकाने का एक बहुत आसान तरीका है, क्लास लेना शुरू कर दो, तो चीज़ें वुड गो बैक टू नॉर्मल। मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा ऑब्वियसली सवियर होते जाएंगे और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी ऑनलाइन में, बाकी तो समझाना या समझना या मेहनत करना तो वैसे ही मुश्किल होता है, उसके ऊपर से अगर क्लास भी ना ली जाए तो फिर तो बात बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, फिर तो पीछे रहता ही कुछ नहीं। तो इख्तलाफी चीज़ों को जब बीच में से हटा दिया जाए या हटाने की कोशिश की जाए, उस चीज़ को रिकन्सिलिएशन कहते होते हैं। दोनों में, उर्दू में उसको कहते हैं मुताबकत पैदा करना, दोनों में इत्तफाक पैदा करना, इसको रिकन्सिलिएशन कहेंगे। तो रिकन्सिलिएशन इत्तफाक से है। अब किस चीज़ में इत्तफाक पैदा करना है? हमारे रिकॉर्ड्स और बैंक के रिकॉर्ड्स दोनों को एक पेज पे लेके आना है। मसलन पिछले सेमेस्टर से आई डू रिमेंबर कि आपके फाइनल पेपर हो रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं मिड टर्म पेपर हो रहे थे, तो उन्होंने क्लास के बीच में आपसे आके कहा कि आप जिस जिस बंदे ने फी अपनी डिपॉजिट नहीं करवाई हुई तो वो पेपर से उठ जाए और जाके बात करके आए और वगैरह वगैरह जो भी। तो बेटा अभी क्लास ले रहा हूँ अभी। अब उसमें क्या था, आप में से काफ़ी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस तरह की सिचुएशन हुई, उन्होंने कहा कि यार हमने तो फी जमा करवाई हुई है, तो ये हमें क्यों बार बार क्लास से उठा देते हैं, या क्यों कहते हैं कि भाई आपने फी जमा नहीं करवाई हुई, ये हमारे पास उसका चालान फॉर्म भी है, हमने डिपॉजिट भी करवाया है और फिर भी ये चीज़ हमारी। तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस खुद अपने पास मेंटेन करके रख रहा होता है। उन रिकॉर्ड्स को वो कहाँ मेंटेन कर रहा होता है? वो रिकॉर्ड्स बिजनेस की कैश बुक की सूरत में एक एक जर्नल और एक लेजर का एक जर्नल और एक लेजर का ना जरा थोड़ा बीच की चीज होती है। तो ये फाइल क्यों खुली हुई है? सर ये मीक्स एंड मीक्स की बुक का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर का मुझे नहीं पता बेटा। सर ये आप वहाँ पे 11 लिखा हुआ था जो भी आपने स्लाइड खोली थी अभी। ये बेसिकली जो बुक है ये वाली, ये हाँ जी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आई कैप जो है, उनकी जो स्टडी टेक्स्ट होती है, उनकी जो अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11 है, मीक्स एंड मीक्स की नहीं। ठीक है, तो सर फिर हम ये वाली बुक लें? बेटा आपको वो आने चाहिए, बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप बुक जो मर्जी यूज कर लें। हम मीक्स एंड मीक्स भी यूज करके देख लेंगे, उसमें से भी कुछ थोड़े से एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, इसमें से भी कर लेंगे, एक आध बुक और है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सर मीक्स एंड मीक्स से आप कराइएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि फाइनल तो उधर से आना है ना, मेन कैंपस कर से। लेंगे, वहां से भी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम ये देख लेते हैं कोई थ्योरी वगैरह। असल में हर बुक में हर चीज, हर टॉपिक अच्छा नहीं होता,
किसी बुक में कौन सा कोई टॉपिक अच्छा होता है, किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा लिखा हुआ होता है। तो मुझे इनका ज़रा जो थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो ग्राउंड ये कवर करते हैं वो बाकी लोग नहीं करते हैं, मुझे ये पसंद इस वजह से थी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर हम इंशाल्लाह उसी में सही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, तो हम ये वर्ड की स्क्रीन तो अपीयर हो रही है ना? Yes, यस sir. सर, हो रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये की कि रिकन्सिलिएशन बेसिकली क्या होती है। तो रिकन्सिलिएशन हमने देख लिया कि दो चीज़ों में इत्तेफाक पैदा करने को हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं। जो बिजनेस है, बिजनेस कीप्स इट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक अकाउंट in a book which is called a cash book. ठीक है, तो बिजनेस में बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो है वो हमने आज तक जो है वो इस चीज को इस तरह देखा कि जो बिजनेस है, बिजनेस जो है वो बैंक अकाउंट हमने बना लिया था। मैक्सिमम हमने ये किया कि हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया या कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। कैश बुक इज मच मोर देन अ सिंपल टी अकाउंट। ठीक है, इसमें कॉलम्स होते हैं, हम यहाँ बुक में देखते भी हैं, अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो चलें हम इसको। ये एक लेजर और एक जर्नल का ना एक कॉम्बिनेशन सा होता है ये जो कैश बुक जो होती है। और आपके पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आप उसको डेबिट कर लेंगे, और पैसा आपके पास से जा रहा होगा तो एसेट से जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते होते हैं, तो वो यहाँ पे भी क्रेडिट हो जाएगी। तो पहली चीज जो याद रखने की है, वो याद रखने की पहली चीज जो है वो ये है कि सर आपकी आवाज कट रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो पहली चीज जो याद रखने की वो ये है कि बिजनेस अपने जो रिकॉर्ड्स है वो जिस जगह पे मेंटेन कर रहा है, जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, हम इसको अकाउंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इट्स मच बिगर थिंग देन अ सिंपल टी अकाउंट और सिंपल लेजर। तो जिस बुक में वो चीज वो मेंटेन कर रहा है उसको हम कैश बुक कहते हैं। ठीक है, और पैसे आएंगे भाई, बैंक में हमने कितने पैसे जमा करवाए वो यहाँ पे आके कैश बुक में हम लिखेंगे। बैंक से कितने पैसे निकलवाए हमने, भाई किस किस को चेक हमने इशू कर दिया है। तो जब आप किसी को चेक इशू करेंगे तो आप उसकी एक एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेते होते हैं अपनी कैश बुक में। चेक आपको मिलेगा, पैसे आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे। अस्करी बैंक ये तो बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी के साथ है, यहाँ पे आप जाके अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे, कैश बुक में आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। आपने पैसे निकलवाए, एटीएम के थ्रू निकलवाए, आपने चेक के थ्रू निकलवाए, यूजुअली आप चेक के थ्रू ही निकलवाते होते हैं। तो चेक के थ्रू आपने जो है वो निकलवाए, पैसे निकलवाए, आपने इसकी एंट्री भी कैश बुक में रिकॉर्ड करी। अच्छा, बैंक जो है ना ये काम जिस जगह पे कर रहा होता है, पुराने जमाने में a bank records the transactions related to a business in its own books। इसको हम प्रीवियसली इसको पासबुक कहा जाता था, और अब आपने शायद नाम इसका सुना हुआ ही हो। पासबुक कहते होते थे पहले, अब इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है, आपने पैसे जमा करवाए, आपने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली कैश बुक में। बैंक क्या करेगा कि बैंक में जब आपने जाके पैसे जमा करवाए तो बैंक अपने रिकॉर्ड्स में ऑब्वियसली वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और उसके रिकॉर्ड्स को हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहते होते हैं।
क्लियर है जी? Yes, sir. सर यस सर। रिकंसिलिएशंस का मतलब कोई एग्जांपल देंगे किसी दोबारा एक से पेज का? मतलब ये रिकंसिलिएशन का जो आपने बताया कि मतलब अगर दो लोगों के बीच में एक चीज के ऊपर इख्तिलाफ है तो हाँ एक और पेज ढूंढना जिसपे वो मुत्तफिक हो सके, या वही उसी पे ही चीजें हाँ, सॉर्ट नहीं, आउट करना। पेज Example- पेज से मेरी मुराद पीस ऑफ पेपर नहीं है। पेज से मेरी मुराद कि हम दोनों के ख्यालात एक होने चाहिए। अगर जिसमें अगर सपोज इख्तिलाफ अभी, है। यस सर। जी जी, मैं अभी उसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर फिर भी मैं सही एक्सप्लेन ना कर पाया या आपका पॉइंट फिर भी क्लियर ना हुआ तो आपने फिर भी मुझे बीच में टोक के और दोबारा अपना सवाल दोबारा कर देना है, ठीक है? मसलन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि आपने फी डिपॉजिट करवाई बैंक में, और नवल वाले कह रहे हैं कि भाई पेपर से उड़ जाओ, तुम पेपर नहीं दे सकते, तुमने फी जमा नहीं करवाई। तो अगर आपने फी जमा डिपॉजिट करवा दी थी तो फिर तो इनको पता होना चाहिए था कि आपने तो फी डिपॉजिट करवा दी है। अब रीजन क्या है कि बैंक में जब आप गए और आपने चालान फॉर्म उनको दिया और पैसे दिए उनको या चेक दिया जैसे भी, तो बैंक ने तो पासबुक में उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली, हाँ भाई पैसे आ गए हैं और नमल के अकाउंट में पैसे डाल दो। जिस वक्त तक नमल वाले बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवाएंगे उनको तो नहीं खबर होने लगी कि भाई ये यार पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, ये भी थोड़ी सी पुरानी बात हो रिकंसिलिएशन गई। ना हुई ना, ये तो मतलब कि उन्होंने काम नहीं किया, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, मतलब ये रिकंसिलिएशन किस तरह हुआ? अभी मैं मतलब आ रहा उनको हूँ, अभी तो मैं माहौल बना रहा हूँ, ठीक है? अभी हाँ, अभी तो मैं माहौल बना रहा हूँ, अभी अभी मैं उस तरफ भी आता हूँ कि भाई रिकंसिलिएशन कैसे होगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ माहौल बन रहा है कि यार ये भाई बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करता होता है, बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता होता है, और दोनों में डिस्पैरिटी कैसे आ सकती है, दोनों में इख्तलाफ कैसे आ सकता है। वो इख्तलाफ आपके उससे मैंने पॉइंट से मैंने वो करना शुरू किया, क्लियर करना शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तौर पे ये बात समझ में, वरना तो पॉइंट्स अभी और भी बहुत हैं, वो एक एक करके मैं सारे बताता हूँ। और ये इट्स नॉट सिंपली कि आप सिंपल एक बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें और आपको पता लग जाए वाह भाई पैसे आ गए हैं, जबरदस्त यार क्या बात है, ठीक है? तो उसमें फिर आपको बैठ के वो टैली करने पड़ते होते हैं कि यार ये कैसे हुआ है, पैसे कहाँ से आ गए हैं। मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये मैं बात कर रहा हूँ नमल वालों के हिसाब से, कि नमल वाले तो कह रहे हैं कि भाई हमारे अकाउंट में तो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से 18 लाख होने चाहिए थे, और ये 30 लाख रुपए कहाँ से आ गए, ये 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए हैं। ठीक है, फिर आप उसको लोकेट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे, बैंक स्टेटमेंट में 30 लाख होगा, आप कहेंगे यार मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो 18 लाख हैं, तो ये एक्स्ट्रा 12 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। फिर आप उसको तलाश करना शुरू करेंगे, अच्छा ये चालान फॉर्म था जिस चालान फॉर्म ने पैसे जमा करवाए थे, अच्छा भाई ठीक है, इसकी एंट्री मैंने अपने पास नहीं की, यहाँ भाई रिकॉर्ड कर लो, ठीक है भाई, अच्छा ये मसला तो सॉर्ट आउट हो गया, अच्छा ये चालान फॉर्म ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये तो चालान फॉर्म भाई हमने इशू ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, किसी ने सीधे सीधे डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करवा दिए, ऐसे इट्स वेरी अनलाइकली कि ये काम हो, लेकिन बहरहाल कि अगर किसी भी कस्टमर ने, आप लोग तो कस्टमर हैं, आपने बगैर चालान फॉर्म इनसे लिए, आपको इनके बैंक अकाउंट का नंबर पता था, आप गए और आपने फौरन ही जाके और चेक के थ्रू या कैश के थ्रू इनके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, अब उसका तो इनको बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा जिस वक्त तक आप जाके नहीं बताएंगे। आपने तो कैश डिपॉजिट करवाया है और कशफ ने जमा करवाया है, तो भाई कशफ दुनिया में एक तो नहीं है, कशफ तो बहुत सी हो सकती हैं। तो हाँ ठीक है कि कशफ काजमी एक ही है, लेकिन कशफ काजमी भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हो। तो मेरा दोस्त था, उसका नाम उमैर था, उसके वालिद साहब का नाम उमैर अफजल था, उसी का क्लास फेलो, उसका नाम भी उमैर, उसके वालिद का नाम भी अफजल, एक ही क्लास में दो बंदे, दोनों उमैर अफजल। तो हो सकता है कि ये पता नहीं कशफ काजमी कहाँ हैं, फिर कशफ काजमी हमारी स्टूडेंट भी हैं कि नहीं हैं, फिर अच्छा कौन से उसकी वो हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ वो हो जाएगी टीडीएस, और वो हो जाएगी कम्बरसम हो जाएगी कि हम इस चीज़ को लोकेट करने बैठ जाएं कि ये डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ से आया है। मैं जो आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि ऐसा इट्स वेरी 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 लाइकली कि आपका बैलेंस या आपके रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट या बैंक के रिकॉर्ड्स आपस में मैच ना कर रहे हों। उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। मसलन एक वजह और ये हो सकती है कि बैंक चार्जेस होते हैं, वो बैंक साल के एंड पे आपके जो भी बैलेंस वगैरह होगा वो उसमें से काट लेगा। सपोज आपने लॉकर को मेंटेन करके रखा हुआ है, वो लॉकर के चार्जेस साल के एंड पे काट लेते होते हैं, जो भी उनके अमाउंट है, बता के नहीं काटेंगे, काट लेंगे। आजकल तो एसएमएस वगैरह आ जाते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग वगैरह माशाल्लाह काफ़ी इट हैज़ टेकन ह्यूज स्ट्राइड्स। लेकिन कुछ अरसे पहले तक की सिचुएशन नहीं हुआ करती थी कि जो पैसे कट रहे हैं भाई किस चीज़ के पैसे कट गए, कहाँ से पैसे आए, कोई पता नहीं लगा। अनटिल एंड अनलेस आप ये काम करें कि आप वो निकलवाएं, बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, वहां से आपको पता लगेगा कि यार मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? बैंक ने सर्विस चार्जेस काट लिए थे, हम भी अपने पास उस चीज की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। इवन एसएमएस बैंकिंग में या डिजिटल बैंकिंग में भी ये काम होता है कि बाज़ दफा अमाउंट क्रेडिट हो जाता, यानी आपने डिपॉजिट करवाई है और आपको उसका मैसेज देर से आ रहा है। सर अगर आपने एटीएम सर्विस चार्जेस होते हैं, मतलब एटीएम से जो पैसे निकलवाओ कहीं और से, तो सर्विस चार्जेस वो अलग हो जाते हैं। हाँ, अब वो इस तरह सीधा सीधा वो आपको मैसेज 15 रुपए कटने का मैसेज नहीं आएगा, आपको वो अमाउंट आ जाएगी भाई जो कि उन्होंने वैसे जो आपने पैसे निकलवाए हैं। बाज दफा मैसेज आने में भी देर हो सकती है। आप किसी सपोज चतराल घूम रहे हैं आप, और चतराल में मैसेजेस जो है वो नहीं आते हैं, और वहां पे आपने या बैंक का सर्वर डाउन है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर हो सकता है ना आ रहा हो। फिर ऐसा भी होता है कि मैंने किसी को चेक इशू किया। ये अभी कौन बोला था? थोड़ी देर पहले कौन बोला था? सर मैं बोला था, फुजैल। हाँ, फुजैल जो है, फुजैल को मैंने चेक इशू किया कि यार मैंने फुजैल की पेमेंट करनी थी 5 लाख रुपए की। मैंने फुजैल को चेक लिख के दे दिया कि यार ये लो भाई, मेरे बैंक से जाके पैसे निकलवा लो। अब जैसे ही मैंने फुजैल को चेक इशू किया 5 लाख का, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जैसे ही हो हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड फौरन ही कर लेना चाहिए। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, मैंने क्या किया कि मैंने फुजैल को कि भाई मैंने फुजैल के पैसे देने थे, फुजैल अब मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, लाइबिलिटी वो मेरी नहीं रही, तो मैंने क्या किया कि फुजैल को मैंने डेबिट कर दिया और मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया कि भाई मेरे पास से पैसे चले गए। फुजैल एक नवाब आदमी है, मशहूर आदमी है, पैसों में खेलता रहता है, उसको पैसों की टेंशन ही कोई नहीं है। उसने कहा यार ये क्या 5 लाख रुपए का चेक, अब मैं क्या जाके बैंक में जमा करवाऊंगा, जब मुझे कभी टाइम मिला, मसरूफ आदमी हूँ, करोड़ों करोड़ों की पेमेंट होती है, ये क्या 5 लाख रुपए। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आराम से जाके फिर किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये चेक करवा लूंगा कैश, यार 5 लाख रुपए ही तो है, कौन सा इतना बड़ा मसला। तो फुजैल ने क्या किया, चेक वो रखा अपने वॉलेट में, और वॉलेट से जाके और उसने बैंक में जाके और उसने ऑफिस में जाके और वो चेक अपने ड्रॉर में रख लिया। और फिर फुजैल क्योंकि आदमी नवाब आदमी है, तो उसको याद ही नहीं रहा कि यार ये पैसे मैंने निकलवाने भी थे। अब बैंक के पास क्योंकि ये चेक नहीं गया मेरा, तो ये मेरे पास तो एंट्री रिकॉर्ड हुई भी होगी कि भाई अब फुजैल को, भाई मेरी जिम्मेदारी थी मैं फुजैल को चेक हाथ में पकड़ा दूं, यार जाके पैसे निकलवा ले, मेरा काम इतना ही बनता था, मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब फुजैल जाने, उसका काम जाने और बैंक जाने, मेरी तरफ से चेक निकल चुका है। बैंक कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस वक्त तक फुजैल जाके वो चेक बैंक में काउंटर पे प्रेजेंट नहीं करेगा, पेश नहीं करेगा कि भाई ये सुलेमान साहब के अकाउंट का चेक है, इसमें से 5 लाख रुपए निकालें और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो उस वक्त तक ये बैंक ये काम नहीं करने लगा। बैंक वेट करेगा जब तक फुजैल चेक लेके नहीं आता। तो सपोज जी सर, ये सुलेमान साहब कौन है? मैं हूं बजाते खुद। सपोज कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ही थे जो कि मैंने जिसका चेक फुजैल को निकाल के और दे दिया, ठीक है।
और मैंने तो एंट्री कर ली कि भाई अब मेरे अकाउंट में बैलेंस जो है वो क्या है, नील बैलेंस है। भाई मेरे पास तो जितने पैसे थे वो तो फुजैल को मैंने दे दिए, कहानी खत्म हो गई। अब मेरे अकाउंट में पैसा है जीरो। बैंक स्टेटमेंट जब आई तो बैंक स्टेटमेंट में पता लगा भाई मेरे तो 5 लाख रुपए अभी तक बैंक में पड़े हुए हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फुजैल ने चेक काउंटर के ऊपर पेश किया ही नहीं। तो बैंक को तो नहीं पता कि यार मैंने फुजैल को चेक इशू किया है नहीं किया है, मैं इरादा रखता हूं नहीं रखता हूं। वो तो अगर बैंक को तो तब पता लगेगा जब बैंक के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा कि हाँ भाई हमारी बात आपस में हो गई है। तो ऐसे अभी हमने यानी एक तो हमने जो सिचुएशन चेक की कि जिससे मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आ सकता, वो डायरेक्ट डिपॉजिट्स हो सकते हैं। इसको हम लिख लेते हैं जी, रीजंस व्हाई द बैलेंसेस वोंट मैच। ठीक है जी, बैंक का और हमारा बैलेंस भाई मैच क्यों नहीं कर रहा? पहली रीजन है जी डायरेक्ट डिपॉजिट की। दूसरी रीजन है जो अभी हमने डिस्कस की थी, बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस या जो भी बैंक ने काट लिया हमें नहीं पता लगे, और जिस वक्त तक हमने स्टेटमेंट ना निकलवाई तब तक नहीं पता लगेंगे। तीसरी रीजन फिर हमने देख ली, इनको कहते होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे चेक्स जो कि हमने इशू तो कर दिए हैं, ऐसे चेक्स जो कि हमने इशू तो कर दिए हैं लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए। चेक्स that a business has issued but the creditors not yet presented them on the bank counter। ठीक है जी। तो अच्छा जी, तीसरी फिर रीजन एक और ये भी हो सकती है, और ये भी बड़ी कॉमन रीजन है, इनको हम अनक्रेडिटेड टैक्स कहते हैं। मसलन मुझे किसी ने चेक दिया, हम इसी चीज की एग्जांपल ले लेते हैं। फुजैल ने जाके और बैंक में वो चेक प्रेजेंट कर दिया। अभी पहले तो हमने ये दी थी कि फुजैल ने चेक प्रेजेंट नहीं किया। अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि फुजैल ने जाके और चेक जो है वो प्रेजेंट कर दिया, जमा करवा दिया और कहा भाई मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ये काम भी इतनी जल्दी नहीं होने लगा, इसमें 1 दिन का टाइम पाकिस्तान में लग जाता है। पहले तो एक जमाना था उसमें 3-3 दिन लग जाया करते थे। अब इन्होंने काम तेज कर दिया है तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये होता है, लेकिन 24 घंटे फिर भी लगते हैं। आपने चेक डिपॉजिट करवाया, सपोज मेरा बैंक जो है वो अस्करी है, सपोज फुजैल का चेक जो है, फुजैल का बैंक जो है वो बैंक अल-फलाह है, तो बैंक अल-फलाह में उसने जाके चेक जमा करवाया और कहा कि अस्करी से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। तो वो चेक क्या होता है, वो जब इंटर बैंक ट्रांसफर होती है, जो इंटर बैंक लेन देन होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक से जो लेन देन होता है, ये बैंक्स को खुद से आपस में करने की इजाजत नहीं है। बैंक्स का आपस का जो लेन देन होता है ये करवा के देता है आपको स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक में एक जगह होती है, उसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। क्लियरिंग हाउस, क्लियर करवाने से क्लियरिंग हाउस। तो वो चेक पहले जाएगा स्टेट बैंक के क्लियरिंग हाउस में, अस्करी बैंक से वो पैसे मांगे जाएंगे, स्टेट बैंक को दिए जाएंगे, स्टेट बैंक पैसे देगा बैंक अल-फलाह को, बैंक अल-फलाह फुजैल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते। ठीक है जी। तो ऐसे ही उनको चेक्स that are deposited in an account and
and the amount is yet to be added. सर जी सर डायरेक्ट डिपॉजिट का क्या रीजन होता है कि बैलेंस वो सेम नहीं आता? डायरेक्ट डिपॉजिट का रीजन ये है ना कि जैसे मैंने अभी वो कशफ की एग्जांपल मैंने दी थी कि कशफ ने, उनको अकाउंट नंबर पता था, चालान फॉर्म उन्होंने नहीं निकलवाया। अब जो वो हैं अकाउंट्स वालों को कैसे पता लगेगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स की फी डिपॉजिट हो चुकी है? वो देखेंगे कि यार कितने लोगों ने चालान फॉर्म निकलवाए हैं। चालान फॉर्म इतने लोगों को इशू किए, इसका मतलब है इतने कस्टमर्स हमारे मौजूद हैं। अब अगर एक बंदा जाके ये वो था ना मोइज नाम है, क्या नाम है? मोइज बहराम। वालिद साहब का क्या नाम है? आबिद। आबिद आबिद पूरा सर पूरा नाम थोड़ा अजीब सा है, फैजुल इस्लाम आबिद। फैजुल इस्लाम आबिद, डन हो गया जी। अब हम चले मोइज बहराम को तो जानते हैं, लेकिन फैजुल इस्लाम आबिद साहब, फैजुल इस्लाम आबिद ना? यस सर। फैजुल इस्लाम आबिद साहब ने, लाजम आता है अब्बा जी हैं, अब्बा जी एटीएम होता है, तो जो एटीएम है, एटीएम बैंक के अंदर खुद तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा यार बेटे की मैंने फी डिपॉजिट करवानी है। उन्होंने सारा वो हिसाब किताब भरा, वो जो डिपॉजिट स्लिप होती है, पैसे वो साथ में लेके गए हुए थे, नए नए नोट, वो उन्होंने उस डिपॉजिट स्लिप के साथ लगाए। चेक, वो जो डिपॉजिट स्लिप थी उसके ऊपर साइन किया फैजुल इस्लाम आबिद का, और पैसे जमा करवा दिए। अब हमें क्या पता कि यार ये फैजुल इस्लाम साहब ने क्यों जमा करवाए हैं, ऐसी क्या खुशी आ गई थी उनको कि वो भाई ये फैजुल इस्लाम आबिद है कौन? हम तो मोइज बहराम को जानते हैं, फैजुल इस्लाम आबिद को तो हम जानते कोई नहीं है। अब वो तो पहले तो लोकेट करना पड़ेगा कि यार ये कौन है भाई, और ये पैसे आए कहाँ से? हमने तो इसे कहा भी नहीं था कि भाई पैसे जमा करवा दो। मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने पैसे जमा करवा दिए हैं, लेकिन हमने तो नहीं कहा था कि इनसे। अच्छा, फिर पता लगेगा यार अच्छा ओहो ये इन्होंने खुशी से जमा नहीं करवाए, ये बेटे की फी जमा करवाई है। अच्छा यार वो बेटा तो मोइज बहराम है। अच्छा यार ओहो ये तो मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट भी को 25,000 किस्म के हैं नमल के। अच्छा उसमें से ये मैनेजमेंट साइंसेज का है। ओहो अच्छा यार ये एमबीए नहीं कर रहा, ये बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी नहीं कर रहा, यार ये तो बीबीए कर रहा है। अच्छा यार ये बीबीए के भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। बात समझ में आ रही? यस सर। तो सर बैंक वाले ऐसे कैसे पैसे ले लेंगे मतलब? और चलने देने वाले तो फिर, क्योंकि लोगों को इतनी नोहा नहीं होती, लेकिन बैंक वाले ऐसे क्यों पैसे ले लेंगे? देखिए बैंक, पहली बात तो ये है कि बैंक के पास आ रहे हैं पैसे, उन पैसों के ऊपर जब वो अपने पास रखेंगे तो उन्हें स्टेट बैंक की तरफ से उसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। तो उनको तो टेंशन है ही नहीं कि भाई कौन आगे पैसे क्यों जमा करवा रहा है, उनके पास पैसा आना चाहिए। पैसे के लिए ही तो उन्होंने दुकान खोली हुई है अपनी, ठीक है, इट्स नॉट अ दुकान, लेकिन बहरहाल यानी पैसे के लिए ही तो वो बैठे हुए हैं वहां पे। तो किसी ने आगे पैसा जमा करवा दिया, कीपिंग इन माइंड कि अगर वो अकाउंट नंबर ठीक दे रहा है तो दे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना बार बार, आई डोंट केयर, इसी तरह दे डोंट केयर कि वो क्यों है, किस लिए है, उसको देनी चाहिए थी अमाउंट, नहीं देनी चाहिए थी। भाई बैंक अकाउंट नंबर अगर ठीक है ना और नोट असली हैं तो वो उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। जो बंदा डिपॉजिट करवा रहा है उसको देखना चाहिए कि वो क्यों करवा रहा है, और जिसके अकाउंट में जा रहे हैं वो अकाउंट नंबर जेन्युइन होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे वो जरदारी और वो नहीं करते, जरदारी साहब वो पापड़ी वाले के अकाउंट में, चीनी वाले के अकाउंट में, चमची वाले के अकाउंट में पैसे चले गए, छाबड़ी वाले के अकाउंट में पैसे चले। भाई वो अकाउंट जेन्युइन होना चाहिए, और पैसे जा रहे हैं तो दे एब्सोल्युटली डोंट केयर लाइक मी कि वो क्या, किस वजह से, क्यों पैसा क्यों आया, किस लिए। वही पैसा आ रहा है तो ठीक। क्लियर? यस सर। अच्छा, इस वजह से पता नहीं लगेगा टिल द टाइम कि जब तक वो मंगवाएंगे नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगवाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो पता लगेगा कि अच्छा यार ये तो बैलेंस यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, फिर वो उसको टैली करेंगे।
टैली करेंगे यार ये रीजन ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये कुछ रीजंस तो बताई हैं। अब हम बात पे इस पे आ जाते हैं। वो जो सर कभी कभी इंफॉर्मेशन भी आपकी सेम हो जाती है, जैसे मतलब मुझे पिछले दिनों मेल आई हुई थी कि मतलब उस बंदे का नाम मेरे से मिलता था, तो उसने पैसे निकलवाए तो मेल मुझे आई हुई थी, मेल भी शायद सेम था, मतलब लाइक उसने गलत लिखवाई थी तो मेल मुझे आई थी कि आपके अकाउंट से इतने पैसे गए हैं, ये वो। देखा है? अभी थोड़ी देर पहले वो मैंने शफक काजमी की एग्जांपल दी थी कि शफक एक थोड़ी है, और वो हाँ, और वो मैंने एग्जांपल दी थी उसकी, वो उमैर अफजल वाली, और ये भी शफीक, ये अपना फुजैल निकल आया है, अपनी क्लास का ही बंदा जिसके साथ ये हरकत हो चुकी है। अब सर फिर रिकंसिलिएशन को कैसे फिर करेंगे? अच्छा, अब बात आ गई, अभी रीजंस और भी हैं, वो फिर हम चलें बाद में भी हम डिस्कस करते हैं, अभी और भी मजीद भी, लेकिन हम जरा इस चीज में जरा थोड़ा सा वो ले आते हैं कि अच्छा भाई चले, पहली बात तो ये कि बिजनेस, जल्दी से रीकैप इंपॉर्टेंट चीजों का। पहली बात ये, बिजनेस जहां रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, उसको कैश बुक कहते हैं। बैंक जिस जगह पे हमारे अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। पहले इसको पासबुक कहा करते थे, बैंक पासबुक में, अब तो खैर सारा काम ही सॉफ्टवेयर पे और उस पे होता है, लेकिन बहरहाल बैंक अपने रिकॉर्ड्स में रखेगा। और रिकॉर्ड्स का आपस में मैच ना करना, इट्स वेरी 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 मच पॉसिबल, इतना पॉसिबल कि 99.99% ऑफ द टाइम्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक एंड बिजनेस विल नॉट मैच, और आपको रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा लाइकली है ये कि दोनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन आपस में बराबर ना आ रहे हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होती है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब किसी जमाने में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बाकी चेक तो आप सारे ले जा सकते हैं, लास्ट चेक जो होगा तो वो फिर एक क्यूईसी हमारी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइल बना के देनी थी। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही ढीला आदमी हूँ, मैंने कहा यार फाइल बना लूंगा, पैसे तो इनके पास है ना, ये भागने तो कहीं नहीं लगे, यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी, ये कहाँ भाग के जाएगी, दे देंगे, तो मैं भी फाइल बना के दे दूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फाइल बना दूंगा, जब फाइल बना दूंगा तो पैसे दे देंगे। तकरीबन उस चीज की डिले होने में साल लग गया मुझे। साल के बाद मैं गया, मैंने कहा यार अब मेरे पास चलो कुछ आजकल थोड़ा सा टाइम फारिग हुआ है, तो ये मैं तुम्हें फाइल बना के दे देता हूँ। फाइल बना के दी, उन्होंने कहा भाई ये ले तू अपना चेक पकड़ ले। अब वो पे ऑर्डर होता है, पे ऑर्डर का हिसाब किताब ही होता है कि वो एक दफा अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गई, वो वापस जा भी नहीं सकती। वो कहने का मकसद ये कि मेरे नाम का चेक बना हुआ है, और मैं अब यूजुअली वैसे ये बता दूं, साल तक आप चेक लेके साल तक आप नहीं घूम सकते, चेक की मुद्दत थोड़ी है, ठीक है। वो टाइम बार हो जाता है, उसको स्टेल चेक होना कहते हैं, वो चेक स्टेल हो जाता है, तो वो ज्यादा बहुत लंबे अरसे तक आप उसको लेके घूम नहीं सकते, ठीक है। चेक के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि दिस इज द मोस्ट अनप्रेजेंटेड चेक्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। आपने चेक इशू किया, आपने फॉरेन एंट्री पास कर ली, अगले बंदे ने पैसे निकलवाए ही नहीं, आपके अकाउंट में तो ये है कि भाई मेरा तो नील बैलेंस है, जबकि मैंने तो पैसे निकलवाए ही नहीं है। तो जब मैंने पैसे निकलवाए ही नहीं तो आपके अकाउंट में तो पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहे। अब किया क्या जाए? ठीक है भाई, ये तो रीजंस हो गई, इन रीजंस की वजह से, कुछ अभी बता दी, कुछ अभी बाद में बताते हैं कि ये वो रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है। अच्छा, जब ये नहीं करेगा तो फिर अब क्या करना है भाई? ऑब्वियसली अगर हमें बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा तो हमें फिर वो रीजंस आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, वो रीजंस आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं जिन रीजंस की बेस पे मेरा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है ना, ये बनाता बिजनेस है। बैंक रिकंसिलिएशन कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है। बिजनेस बैंक नहीं बनाएगा, बिजनेस बनाएगा खुद, कि भाई ये 5 लाख रुपए वहां क्यों पड़े हुए, मेरे हिसाब से तो अकाउंट जीरो होना चाहिए,
या कम होना चाहिए 5 लाख, जीरो ना करें, 2 लाख होने चाहिए, 3 लाख होने चाहिए, जो भी, 5 लाख क्यों पड़े हुए हैं? फिर आप रीजन, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे। बैंक स्टेटमेंट मंगवा के और फिर आप उसको अपने रिकॉर्ड्स के साथ मैच करना शुरू करेंगे। अच्छा भाई, ये चेक मैंने भी इशू कर दिया है, ठीक है, ये चेक मुझे बैंक स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है फुजैल साहब ने जाके चेक निकलवा दिया है, पैसे निकलवा लिए हैं, ठीक है भाई, इसको तो कर दो टिक। अच्छा भाई, ये कोई पैसे डिपॉजिट हुए हुए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड में ये नहीं आ रहे हैं, अच्छा यार इसकी वजह से हमारा बैलेंस सेम नहीं आ रहा, इसको हाईलाइट कर लो। अच्छा, चार्जेस उन्होंने डिडक्ट किए हुए थे, मैंने नहीं किए हुए थे, अच्छा भाई इसको भी हाईलाइट कर लो, ये भी डिडक्ट करने हैं। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको खुद रिकॉर्ड करनी होंगी, बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके उस पे मिस्टेक्स नहीं है, बाज़ मिस्टेक्स हुई भी होंगी, बाज़ जो है वो अमाउंट आपने कोई सपोज 500 लिखनी थी और आपने 5000 लिख दी वहाँ पे कि भाई मैंने 5000 का चेक इशू किया, जबकि असल में फुजैल साहब को खाली 500 का चेक इशू हुआ होगा, या 5000 लिखी है जबकि असल में वो 5 लाख का चेक इशू हुआ है। तो समटाइम्स मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। रिकंसिलिएशन बनाने का मेन पर्पस वो ये है कि हम दोनों बैलेंसेस को एक बराबर ले आए और बीच में जो मिस्टेक्स या वो रीजंस जिनकी बेस पे मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा, मेरा तो निल आ रहा है और बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उन रीजंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए जिसकी वजह से मेरा और बैंक का बैलेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा है, ताकि उन रीजंस को अगर तो ठीक करने वाले हों तो ठीक किया जाए, और अगर वेट करने वाले हों तो फिर वेट किया जाए। ठीक करने वाले रीजंस में क्या है, 5000 का चेक मैंने लिखा हुआ है जबकि असल में 5 लाख का है, ये ठीक करने वाली बात है। ये गलत लिखा हुआ है आपने, उसको 5000 नहीं है भाई, 5 लाख है, 5 लाख तक लेके जाओ। आपने चीज, बैंक चार्जेस हैं कटे हुए हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, भाई गलती है, इसको आप ठीक कर लो। ये सब फॉर्मल लेटर हो गया है रिकंसिलिएशन। इसका प्रॉपर फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भी अभी हम देख लेते हैं और फिर आज के लिए फिर हम जरा थोड़ा बस करेंगे इसको कि बात में पता नहीं क्या करने वाला था, मैं भूल गया एकदम। रिमेनिंग कैश वगैरह एक था बता रहे थे वेटिंग वाला। चलें इसको हम ये देख लेते हैं कि अभी इसका जल्दी से गलती और दोनों का बैलेंस मेंटेन हमने मैच करना है, और बैलेंस मैच करने के साथ साथ हमने ये देखना है कि क्या वो मिस्टेक्स हुई हैं जिनकी बुनियाद पे हमारा और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा। तो ये इसका फॉर्मेट है जी। कॉलम्स एक बना लें, 2 बना लें, आपकी अपनी मर्जी है, कॉलम्स का इतना बड़ा इशू नहीं होता। सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई हम बना क्या रहे हैं, बिजनेस का नाम आ जाएगा। सपोज हम बिजनेस का नाम लिख लेते हैं आबिद एंड सन्स, ठीक है जी। फिर जो है वो हम आबिद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर जो चीज हम बना रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो टाइम पीरियड है एज ऑन, आज क्या है 27 अप्रैल 2021। ये एज ऑन इसलिए बनाई जाती है कि भाई हमने आज तक का हिसाब किताब देख लिया है, इस डेट से पहले और इस डेट के बाद हम गारंटी नहीं देते कि भाई मेरा और बैंक का बैलेंस मैच करेगा। हाँ, इस डेट पे हमारा बैलेंस जरूर मैच करेगा, 27 अप्रैल को जरूर मैच करेगा, क्योंकि इस डेट पे हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर की हुई, ठीक है। यहाँ पे आप ये कॉलम अमाउंट्स के होंगे, ये कॉलम भी अमाउंट का होगा,
कॉलम्स आप 2 बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन आप जो भी आइटम्स होंगे, ट्रांजैक्शन जो होंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ देनी है। किसी भी एक बैलेंस को आप चूज कर लिया करते हैं, किसी भी एक बैलेंस को, और उसको दूसरे बैलेंस के बराबर लेके आना होता है। यानी आप शुरू कर सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक से, और आप इसको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के बराबर लेके आएंगे। डिफरेंसेस बीच में जो भी हैं, ऐड या लेस करेंगे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइड, वो ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से हमारे बैलेंसेस डिफरेंट आए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके, और अगर उनकी एडजस्टमेंट कर दी जाए, मसलन एक बहुत आसान सा काम है कि हमने ये 5 लाख वाली एग्जांपल ली थी कि मेरे पास तो बैलेंस निल होना चाहिए जबकि बैंक के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। रीजन अपने आइडेंटिफाई कर ली, ये फुजैल वाला चेक है। तो मैं भी अगर इस निल में 5 लाख ऐड कर दूं तो मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाना चाहिए। बैंक ने भी इसको ऐड किया हुआ है, मैं भी अगर ऐड कर लूं अपने पास, अपने बैलेंस में, तो क्या मेरा और बैंक का बैलेंस मैच कर जाएगा? अभी हम देख रहे हैं कि हाँ जी कर जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ यही रीजन थी जिसकी वजह से मेरा और बैंक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था। इस रीजन को बीच में से हटा दें तो मेरा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाना चाहिए। तो रिकंसिलिएशन बनाएगा बैंक, बनाएगा बिजनेस अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड करेगा। ये देखेगा कि ये देखने के लिए कि बैलेंस तो मैच नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो क्या रीजंस हैं जिसकी बेस पे हमारा बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। क्लियर है जी? यस सर। तो सर? हाँ जी सर, अगर ऐसा केस हो कि बिजनेस के पास पैसा एक्स्ट्रा आया और बिजनेस उसको इग्नोर कर दे, यानी बस पास ही रख ले और रिकंसिलिएट ही ना करे, लेकिन 2 नंबरियां या वो तो फिर स्काई इज द लिमिट, वरना उसकी कोई रीजन होनी चाहिए कि पैसा आया तो आपने उसको अपने पास रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। ठीक है सर, ये नीचे जो आपने Yes, sir. बताया कि आइडेंटिफाई करनी है किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, वो मेंशन करनी है, मतलब उस टेबल में, जो टेबल हाँ आप बिल्कुल वो करेंगे ना। अभी ये 3-4 चीजें तो मैंने आपको बताई हैं ना, जैसे ये हैं रीजंस। कल थोड़ी सी मजीद और भी जो हो सकती हैं वो यहाँ लिख के आइडेंटिफाई करके कल फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ और भी ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बुक के जो रेलेवेंट मटेरियल है, वो रेलेवेंट मटेरियल भी मैं शेयर कर देता हूँ। सर एलएमएस पे करेंगे। हाँ जी, और क्विज और असाइनमेंट जो है वो अटेंडेंस आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्विज और असाइनमेंट भी बता दूंगा कि क्या है, बहुत ही ईजी सी होगी। वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। सहरी तक सबमिट करवा दीजिएगा, क्विज भी असाइनमेंट भी, सर दोनों चीजें? दोनों चीजें आसान सी होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। सर इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगी? पिछले टॉपिक्स से रिलेटेड होंगी। ठीक है सर। सर, जो अभी जो आप पढ़ाना स्टार्ट किया आपने, ये फाइनल्स में आएगा ना, या मिड्स का इंक्लूडेड होगा? देखिए, वो लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था कि उन्होंने मिड टर्म से पहले वाली चीजें भी इंक्लूड कर दी थी, तो वी आर नॉट श्योर कि वो इस दफा क्या करें। तो बहरहाल ये वाली चीजें भी पढ़े जी।
पेपर वहीं से आएगा? वी आर ट्राइंग कि इस दफा पेपर हम यहाँ पे अपना ही, जैसे अभी मिड टर्म का पेपर हमने अपना खुद बनाया था, तो फाइनल का पेपर भी हम अपना खुद ही बना के और यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी देखें, फिलहाल तक बस आपने जहन में ये रखना है कि पेपर वहां से आना। ठीक है, ओके सर। चलो ओके। सर ने अटेंडेंस ली ही नहीं है। ले चुके थे अटेंडेंस शुरू में। मेरी नहीं ना ली, वही होगी। मैं तो आई 5 मिनट लेट हूँ। क्या सीन है? बस खैर है, कुछ नहीं। क्लास एंड होगी है? अब तो नहीं होगी। नहीं, खत्म। 2 नंबर तो काट लिए होंगे सर ने फिर। एम ही बोलते हैं, नहीं करते। अपनी मर्जी से नंबर देने हैं सर ने भी, पता नहीं क्या करेंगे अब। ये क्या किधर से लाइट यार मेरा पास नेट ही नहीं था, मैं कहाँ से आता। चलो ओके बाय। मांडे है गिने ही नहीं मैंने। और ये रहा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। असीबे मेरा नाड़ा कहाँ है?